हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज से हम क्रॉनिकल समसामयिकी शुरू करेंगे। ये फरवरी मंथ की मैगजीन है और इसमें जो घटनाएं हैं वो दिसंबर माह की हैं। हम क्रॉनिकल इस मैगजीन को 3 भागों में लगभग कवर करेंगे और उन्हीं घटनाओं को ही कवर करेंगे जो पीटी से रिलेटेड होंगी, जो पीटी की दृष्टि से अच्छी होंगी। और मेंस के लिए तो ये मैगजीन उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी पीटी के लिए है। तो मेंस को अभी ध्यान में न रखते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे और महत्वपूर्ण मुद्दों को समझते हुए पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला राज्य समाचार। आगरा में डिजिटल पुस्तकालय। उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 दिसंबर 2025 को आगरा जिले की 104 ग्राम पंचायतों में आधुनिक डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करने की घोषणा की। 104 ग्राम पंचायतों में, ये आप याद रखिएगा। इसका उद्देश्य है ग्रामीण और शहरी छात्रों के बीच शैक्षिक अंतर को कम करना। ठीक है। क्वीन एम्प्रेस मैरी लाइब्रेरी का पुनर्विकास। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 30 जुलाई 2025 को आगरा के सदर बाजार में पुनर्विकसित क्वीन एम्प्रेस लाइब्रेरी मैरी लाइब्रेरी का उद्घाटन किया और जिसकी स्थापना हुई थी 1900 में। रिछोहा पंचायत के भोजपुरा गांव में एक स्थानीय आधुनिक लाइब्रेरी का भी शुभारंभ किया गया है। तो ये जो है ये भी आगरा में ही है। एनएलटी इंडिया। उत्तर प्रदेश में 110 मेगावाट सौर परियोजना। एनएलसी इंडिया यानी कि नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया। इसने जो है उत्तर प्रदेश में 110 मेगावाट क्षमता का ग्रिड कनेक्टेड सौर फोटोवोल्टिक प्लांट स्थापित करने हेतु नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड से स्वीकृति पत्र प्राप्त किया है। और जो एनएलसी इंडिया है इसको नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का दर्जा प्राप्त है और यह केंद्रीय कोयला मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। उत्तर प्रदेश में राज्यव्यापी सड़क सुरक्षा माह। 21 दिसंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि राज्य में 1 से 31 जनवरी 2026 तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, राज्यव्यापी सड़क सुरक्षा माह कब से कब तक मनाया गया, तो 1 से 31 जनवरी 2026 तक। मॉडल, ये जो है 4E मॉडल पर आधारित होगा जो मनाया जाएगा। ये 4E मॉडल पर आधारित होगा यानी कि एजुकेशन और इन्फोर्समेंट और इंजीनियरिंग और ये है इमरजेंसी केयर। ठीक है, ये 4 मॉडल होंगे इसके। तो ये मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस पीटी के लिए इतना याद रखिएगा, 31 जनवरी तक 2026 तक ये मनाया जाएगा। स्पोर्ट एज मेरठ का शुभारंभ। 29 नवंबर 2025 को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार जो शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी जी हैं, उन्होंने मेरठ में स्पोर्ट एज मेरठ का शुभारंभ किया है। ठीक है, इसका जो लक्ष्य है वो मेरठ को प्रमुख खेल निर्माण केंद्र बनाने हेतु 1000 महिला नेतृत्व वाले नैनो उद्यमों को बढ़ावा। ठीक है, अब बिहार करंट देख लेते हैं। मधुबनी में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव। ठीक है, 23-24 दिसंबर 2025 को बिहार के मधुबनी जिले में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इसका आयोजन जो है बिहार कला संस्कृति और युवा विभाग द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य युवा प्रतिभाओं की पहचान, उन्हें मंच प्रदान करना और बिहार की लोक संस्कृति व सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना है। बिहार @2047 विजन कॉन्क्लेव, इसका तीसरा संस्करण था ये।
ठीक है। इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये बिहार राज्य से बाहर इसका कॉन्क्लेव का जो है आयोजन किया गया। ठीक है, तो बेंगलुरु के HSR लेआउट स्थित द ऑक्सफोर्ड कॉलेज ऑडिटोरियम में इसका आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य दक्षिण भारत में रह रहे बिहारी प्रवासियों, उद्यमियों, निवेशकों और स्टार्टअप संस्थापकों को एक मंच पर लाना था, ताकि बिहार को 2047 तक एक विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य को साकार किया जा सके। और इस कॉन्क्लेव में बिहार औद्योगिक सुरक्षा बल यानी BISF के गठन अ, और राज्य में निवेश के अनुकूल वातावरण बनाने पर भी जोर दिया गया है। ठीक है। और इसी कॉन्क्लेव में जनवरी 2026 में हैदराबाद और फरवरी 2026 में नई दिल्ली में बिहार विकास शिखर सम्मेलन आयोजित करने की योजना बनाई गई है। बिहार में मोबाइल फॉरेंसिक व्हीकल का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 18 दिसंबर 2025 को पटना के वन अड़े मार्ग से 34 अत्याधुनिक मोबाइल फॉरेंसिक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ठीक है। इसका उद्देश्य ये होगा कि इन वाहनों का मुख्य उद्देश्य अपराध स्थलों पर तुरंत पहुंचकर वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र करना और जांच की प्रक्रिया को तेज करना है। अब फॉरेंसिक विज्ञान के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। फॉरेंसिक विज्ञान अपराधों की जांच में वैज्ञानिक तकनीकों और विधियों का उपयोग है। इसमें अपराध स्थल से साक्ष्य एकत्र करना, उनका विश्लेषण करना और न्यायालय में प्रस्तुत करना शामिल होता है। ठीक है। क्योंकि अभी जो नए आपराधिक कानून आए हैं उसके तहत जो है 7 साल या उससे अधिक की सजा पाने वाले अपराधों में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य कर दी गई है। तो इसलिए ये जो लैब लैब जो फॉरेंसिक व्हीकल हैं इनका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। अब आगे देखते हैं। IGIMS के डॉक्टर मनीष मंडल। IGIMS इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डॉक्टर मनीष सिंह मंडल जो हैं उनको ICS एशिया प्रशांत गवर्नर नियुक्त किया गया है। 5 दिसंबर 2025 को सिंगापुर में ये आयोजन हुआ था। इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सर्जन ICS के 44वें द्विवार्षिक सम्मेलन में पटना स्थित IGIMS के वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर मनीष मंडल को एशिया प्रशांत क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया गया। और जो इनका कार्यकाल होगा इस गवर्नर के पद का वो 2 साल का होगा। अब 18वीं बिहार विधानसभा का प्रथम सत्र, जैसा कि हाल ही में अभी बिहार विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें NDA ने पूर्ण बहुमत हासिल किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी जो रहे पहले के नीतीश कुमार वो फिर से मुख्यमंत्री बने हैं। तो बिहार का बिहार विधानसभा का प्रथम सत्र ये शुरू हुआ है यहाँ पे। उसके प्रोटेम स्पीकर जो है नरेंद्र नारायण यादव को बनाया गया है। ठीक है। और विधानसभा अध्यक्ष जो है प्रेम कुमार को बनाया गया है। और इसमें राज्यपाल का अभिभाषण भी हुआ। राज्यपाल का अभिभाषण 3 दिसंबर को दोनों सदनों विधानसभा और विधान परिषद की संयुक्त बैठक को राज्यपाल ने संबोधित किया और इसी दिन राज्य का दूसरा अनुपूरक बजट सदन में प्रस्तुत किया गया। तो राज्यपाल का अभिभाषण बेसिकली जब विधानमंडल का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, जब यहाँ विधानसभा के चुनाव के जस्ट बाद अ, अ, जो सत्र शुरू होता है उसमें राज्यपाल जो है अपना अभिभाषण देते हैं। अब वो होता है 176 आर्टिकल के अंतर्गत। और 87 आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है जब लोकसभा का चुनाव होता है और जस्ट बाद संसद का गठन होता है, तो लोकसभा का गठन होता है, तो उसमें जो है राष्ट्रपति अभिभाषण करते हैं दोनों सदनों के। तो धन्यवाद प्रस्ताव और बहस। राज्यपाल का अभिभाषण जब खत्म हुआ उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया। और जैसा कि आप पॉलिटी में पढ़ते हैं कि धन्यवाद प्रस्ताव जब लाया जाता है तो वो इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि अगर वो प्रस्ताव पारित नहीं होगा तो सरकार के गिरने का चांस बढ़ जाएगा। तो 4 दिसंबर को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। सत्र के अंतिम दिन 5 दिसंबर को दूसरे अनुपूरक बजट पर चर्चा के बाद विनियोग विधेयक पारित किया गया। विनियोग विधेयक यानी अप्रोप्रिएशन बिल आर्टिकल 114।
तो इसके प्रथम सत्र की कार्यवाही समाप्त हुई। वो विनियोग विधेयक की अ, चर्चा के बाद। तो विनियोग विधेयक वह विधेयक जिसके माध्यम से संसद विधानसभा सरकार को निर्धारित अवधि के लिए विभिन्न योजनाओं और खर्चों हेतु धन आवंटित करने की अनुमति देता है। बेसिकली क्या होता है कि जब बजट आता है, बजट में जो पैसे आवंटित किए जाते हैं, वो जो पैसे खत्म होते हैं और सत्र बचा रह जाता है, ठीक है, जो टाइम बचा रह जाता है, तो उसके बीच में विनियोग विधेयक पारित किया जाता है, जिससे पैसे जो है ले सकें और अपने कार्य को पूरा कर सकें। अब मध्य प्रदेश की घटना, अहिल्या लोक परियोजना, महेश्वर में सांस्कृतिक विरासत विकास। 22 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश सरकार ने महेश्वर में नर्मदा नदी के तट पर अहिल्या लोक परियोजना की घोषणा की। इसका उद्देश्य है अहिल्याबाई होलकर की विरासत को सम्मानित करना और महेश्वर में पर्यटन व सांस्कृतिक पहचान को सुदृढ़ करना। अहिल्याबाई होलकर जो थी, वो मालवा की प्रसिद्ध शासक थी, जिन्होंने महेश्वर को राजधानी बनाया और काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, द्वारका व रामेश्वरम जैसे प्रमुख मंदिरों का संरक्षण किया। उनकी 300वीं जयंती अभी हाल ही में मनाई गई है, 31 मई 2025 को, और ये जो है राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया है इनकी जयंती को। भोपाल जो है भारत का 26वां शहर बन गया है जहां मेट्रो चलाई जा रही है, और भारत में परिचालन मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई अब जो है 1090 किलोमीटर हो गई है। मध्य प्रदेश द्वारा टीबी मुक्त भारत प्रयासों को प्रोत्साहन। 18 दिसंबर 2025 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश के सांसदों के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान को प्रोत्साहन देने हेतु विशेष बैठक आयोजित की है। और इसमें जो है इसका उद्देश्य ये है, इस बैठक का उद्देश्य ये है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों और स्थानीय हितधारकों को सक्रिय रूप से शामिल कर सामुदायिक कार्रवाई संगठित करना, जागरूकता बढ़ाना और टीबी उन्मूलन मिशन को गति देना है। और जो टीबी होता है, वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से होने वाला एक संक्रामक रोग है। भारत ने 2025 को लक्ष्य निर्धारित किया था कि हम टीबी को पूर्ण रूप से जो है खत्म कर देंगे। अभी आगे कोई ऐसा लक्ष्य भी है नहीं, लेकिन 2027 ये याद रखिएगा कि भारत का ये लक्ष्य था 2025। 2015 से 2024 के बीच टीबी मामलों में 21% की कमी आई है और 90% उपचार सफलता दर्ज किए गए हैं, जो वैश्विक औसत से अधिक है। सनातन संस्कृति को सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि पुस्तक का नाम है, जी, जो है राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा लिखी गई है, सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, जिसका विमोचन जो है उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में किया है। ठीक है, और यह पुस्तक अटल जी से जुड़ाव रखती है। इस पुस्तक में वाजपेयी की नीतियों जैसे सुशासन, सर्वसमावेशी विकास, पोखरण सेकंड परमाणु परीक्षणों के माध्यम से स्वाभिमानी भारत की स्थापना और उनकी सहमति आधारित राजनीति को सनातन संस्कृति आदर्शों से जोड़ा गया है। ठीक, अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने, 1996, 1998 और 1900 जो है 99 से 2004 तक। और उनकी जन्म तिथि 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 25 दिसंबर याद रखिएगा, 25 दिसंबर को अटल जी का जन्म दिवस होता है, तो उस दिन जो है सुशासन दिवस मनाया जाता है। राजस्थान में भारत और मलेशिया के बीच 2 सप्ताह के हरिमाऊ शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया, जो कि ये 5वां संस्करण था। तो हरिमाऊ शक्ति सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच होता है? भारत और मलेशिया के बीच। और अभी इसका जो 5वां संस्करण शुरू हुआ है, वो राजस्थान में हुआ है। तो बस ये याद रखिएगा। प्रवासी राजस्थानी दिवस, जैसे कि जैसे प्रवासी भारतीय दिवस होता है, उसी तर्ज पर प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया गया है। कहाँ पे? जयपुर में।
इसका उद्देश्य था प्रवासी राजस्थानियों को सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ना और राज्य के विकास में उनके योगदान को सुनिश्चित करना। ठीक है। इस समारोह में जो है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राजस्थान के डी फैक्टर जैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी जनसांख्यिकी लाभांश, विविधता, विश्वसनीयता और समर्पण को राज्य की पहचान बताया है। तो ये मेंस में अगर आप कभी प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में आएगा और अगर आप ये डी फैक्टर को डिनोट करेंगे तो वो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर महसूस होगा, बेहतर दिखेगा। उत्तराखंड में हाथी सफारी पुनः शुरू। अच्छा, एक यहाँ से एक हेडिंग ही देख लीजिए जरा। रांची में 5 राष्ट्रीय विद्यालय खेलों का आयोजन किया गया है। घोषणा की गई है कि रांची 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेल चैंपियनशिप 2025-26 के अंतर्गत 5 राष्ट्रीय स्तर की विद्यालय खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी करेगा, जिसमें से फुटबॉल, तीरंदाजी, शतरंज, साइकिलिंग, हॉकी की प्रतियोगिताएं रांची में होंगी। उत्तराखंड में हाथी सफारी पुनः शुरू। कार्बेट में यानी कि जिम कॉर्बेट जो वहाँ नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, वहाँ पे हाथी सफारी 18 दिसंबर 2025 को पुनः शुरू हुई। यहाँ यह सुविधा ढिकाला और बिजरानी जोन में उपलब्ध कराई गई है, यानी 2 जोन में उपलब्ध कराई गई है जिसका नाम है ढिकाला और बिजरानी। अगर हम इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो वर्ष 2018 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा सफारी पर रोक लगाई गई थी। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिबंध हटाया और नियामक तैयारियों के बाद पुनः अनुमति दी है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना था 1936 में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो हुई थी 1936 में हुई थी। तब इसका नाम हैली नेशनल पार्क हुआ करता था, लेकिन 1957 में इसका नाम बदल के जिम कॉर्बेट रख दिया गया और इसके बीच से रामगंगा नदी होकर निकलती है। तो ये अक्सर पूछता है कि रामगंगा नदी जो है किस नेशनल पार्क से होकर बहती है, तो वो नेशनल पार्क का नाम है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। पतंजलि विश्वविद्यालय देश का पहला योग आयुर्वेद क्लस्टर केंद्र। 15 दिसंबर 2025 को संस्कृति मंत्रालय की ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत पतंजलि विश्वविद्यालय को देश का पहला योग एवं आयुर्वेद आधारित क्लस्टर केंद्र नामित किया गया है। बस ये इसमें इतना ही है और बाकी ऐसा कुछ है नहीं इसमें। रायपुर में 60वां डीजीपी आईजीपी सम्मेलन रायपुर में 28 से 30 नवंबर को छत्तीसगढ़ के नया रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस महानिदेशकों और निरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन का इस सम्मेलन की इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा और विकसित भारत के विजन के अनुरूप पुलिसिंग को सुदृढ़ करने हेतु राष्ट्रीय मंच प्रदान किया गया। इसका केंद्रीय विषय था विकसित भारत सुरक्षा आयाम। इसका केंद्रीय विषय था विकसित भारत सुरक्षा आयाम। पेशा महोत्सव 2025 23-24 दिसंबर 2025 को ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में 2 दिवसीय पेशा महोत्सव उत्सव लोक संस्कृति का पेशा महोत्सव उत्सव लोक संस्कृति का आयोजित किया गया। ये नाम था पेशा महोत्सव उत्सव लोक संस्कृति का, जो पंचायती अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार यानी पेशा अधिनियम 1996 की वर्षगांठ के अवसर पर मनाया गया। तो क्वेश्चन बनेगा पेशा महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया, तो इसका आयोजन विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में किया गया। पेशा दिवस 24 दिसंबर 2024 को मंत्रालय ने रांची में राष्ट्रीय कार्यक्रम सहित पेशा दिवस मनाकर ग्राम सभाओं के सशक्तिकरण और अनुसूचित क्षेत्रों में सुशासन पर जोर दिया है। और राष्ट्रीय घटनाएं देख लेते हैं। मुख्य सचिवों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन 26 से 28 दिसंबर तक 3 दिवसीय नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 5वां राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक है। इस
आयोजन आयोजन का की जो थीम थी वो विकसित भारत के लिए मानव पूंजी के नाम से रही है। सम्मेलन का लक्ष्य जो है संरचित और सतत संवाद के माध्यम से केंद्र राज्य साझेदारी मजबूत करना तथा राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं पर साझा कार्य योजना तैयार करना है। यह आयोजन पांच क्षेत्र पांच क्षेत्रों प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, स्कूली शिक्षा, स्किलिंग और उच्च शिक्षा, खेल और पाठ्येतर गतिविधियों को प्राथमिकता दी गई। मतलब इस आयोजन में 5 क्षेत्रों पर विस्तृत चर्चा की गई है, जिसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा है, स्कूली शिक्षा है, स्किलिंग है, उच्च शिक्षा है, खेल और पाठ्येतर गतिविधियां हैं। एम्स और मेडिकल कॉलेजों की संख्या में वृद्धि और मातृ मृत्यु दर में कमी। 23 दिसंबर 2025 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने मध्य प्रदेश के धार और बैतूल जिलों में मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला रखते हुए कहा कि देश में संस्थागत प्रसव की दर 89% यानी 89% पहुंच गई है। संस्थागत प्रसव की दर 89% पहुंच गई है, जिससे प्रसव के दौरान मातृ मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आई है। एम्स और मेडिकल कॉलेजों में वृद्धि। तो मंत्री जी के अनुसार 20वीं सदी के अंत तक देश में केवल एक एम्स था, जो अब बढ़कर 23 हो गया है। इस समय फिलहाल एम्स जो है 23 एम्स हो गए हैं। 2014 में 387 मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2014 में 387 मेडिकल कॉलेज थे, जो कि आज 819 हो गए हैं। और धार और बैतूल को भी अगर मिला दिया जाए तो ये संख्या 821 तक पहुंच जाती है। अब नीति आयोग का उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर रिपोर्ट। तो नीति आयोग में अगर कोई रिपोर्ट निकाल रहा है तो थोड़ी सी इंपॉर्टेंस हो जाता है वो। 22 दिसंबर 2025 को नीति आयोग ने भारत में उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण संभावनाएं, अवसर और नीतिगत संस्तुतियां शीर्षक से एक व्यापक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें ये कहा गया है कि 2024 में 13 लाख भारतीय छात्र विदेश गए, जबकि भारत में केवल लगभग 50,000 विदेशी छात्र आए। ठीक है, और ये आंकड़ा जो है 2021-22 का है। 97% भारतीय छात्र जो है देश में ही पढ़ते हैं, जिनकी गुणवत्ता सुधार हेतु अंतर्राष्ट्रीयकरण आवश्यक है। वर्ष 2025 के दौरान कुल 12 विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपने कैंपस स्थापित करने के लिए आशा पत्र जारी किया गया। 2047 तक 7.89 से 11 लाख विदेशी छात्रों को आकर्षित करना, वैश्विक शोध सहयोग बढ़ाना और भारत को ज्ञान अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना। तो ये इसमें से अ, ये थोड़ा सा टॉपिक मेंस के पर्सपेक्टिव ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। और संसद का शीतकालीन सत्र जो है खत्म हो गया है, तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं। और आगे जो विधेयक वगैरह जो पारित किए गए हैं, जो अ, उसको हम आगे बात करेंगे उसके बारे में। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। भारत का 2030 तक 100% साक्षरता लक्ष्य और बिहार बिहार की चुनौती। 19 दिसंबर 2025 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह बताया गया है कि केंद्र के साक्षरता कार्यक्रम के तहत 2030 तक 100% साक्षरता के लक्ष्य को बिहार की भागीदारी न होने से गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, जबकि बिहार देश के सर्वाधिक निरक्षरता बोध वाले राज्यों में से एक है। क्योंकि जो केंद्र का लक्ष्य 2030 तक का है पूर्ण साक्षरता, और उसको पूर्ण बनाने में उल्लास एक कार्यक्रम है, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, जो ये योजना थी 2022 में शुरू की गई थी। तो ये कहा गया कि बिहार इस उल्लास कार्यक्रम में भाग लेने का इच्छुक नहीं है, इसलिए अ, ये तथ्य सामने आ रहे हैं कि 2030 तक जो भारत का लक्ष्य है पूर्ण साक्षरता का, क्या वो प्राप्त हो पाएगा। अब तक हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और लद्दाख स्वयं को पूर्ण साक्षर घोषित कर चुके हैं। राज्य केंद्र शासित प्रदेश स्तर राज्य केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर ही है। तो हिमाचल प्रदेश,
मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और लद्दाख स्वयं को पूर्ण साक्षर घोषित कर चुके हैं। और अभी अभी और अभी स्टेट हैं जो उस रास्ते पे अग्रसर हैं। उल्लास साक्षरता कार्यक्रम, यह राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा साक्षरता कार्यक्रम है जो पूर्ववर्ती साक्षर भारत या राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का नया रूप है। इसका उद्देश्य 15 15 वर्ष से अधिक आयु के उन वयस्कों को कार्यात्मक साक्षरता व संख्यात्मक देना है। भारत में बेरोजगारी दर नवंबर में 4.7 तक घटी। तो 14 दिसंबर को एक रिपोर्ट आई है, इसका नाम है PLFS यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में बेरोजगारी दर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है घटकर 4.7%, 4.7% पर आ गया है, जो अप्रैल के बाद न्यूनतम स्तर है। और अप्रैल में ये 5.1% पर था। श्रम बल भागीदारी दर, इस रिपोर्ट के अनुसार समग्र श्रम बल भागीदारी दर नवंबर में बढ़कर 55.8% पर पहुंच गई, जो अप्रैल के बाद का सर्वाधिक स्तर है। तो ये भी मेंस के पर्पज में ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि जब आप समानता या फिर लेबर लॉ या फिर जो है बेरोजगारी से जुड़े कुछ तथ्य अगर रखते हैं और PLFS की रिपोर्ट जिक्र करते हैं तो वहाँ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपए का बजट जो है अनुमोदित किया गया है। जो हमारी जनगणना होने वाली है वो 16वीं जनगणना है और स्वतंत्रता के बाद जो है 8वीं होगी। ठीक है, और इसे विश्व की सबसे बड़ी प्रशासनिक एवं सांख्यिकी कवायद माना जाता है, क्योंकि ये वैसे भी भारत पॉपुलेशन के मामले में सबसे आगे है। तो यहाँ की जो जनगणना होगी वो सबसे ज़्यादा बड़ी होगी। तो ये सब प्रशासनिक दृष्टि भी सबसे बड़ा है और सांख्यिकी भी सबसे बड़ी है यहाँ की। और ये 2 चरणों में पूरी होगी। पहले में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग होगा और दूसरे में पॉपुलेशन देखा जाएगा। तो ये पहली बार है जब जनगणना जो है पहली बार पूर्णतः डिजिटल होगी। ठीक है, इसमें कास्ट इन्यूमरेशन यानी जाति गणना को भी शामिल किया गया है। तो ये अभी स्टेटमेंट आ जाएगा कि हाँ इससे पहले कभी जाति गणना नहीं हुई थी। आई थिंक 11 में हुई थी लेकिन उसको पब्लिश नहीं किया गया था। अभी जो है जाति गणना हो रही है और उसको पब्लिश भी किया जाएगा। तो यह संविधान के अनुच्छेद 246 एवं जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत जो है ये कार्य करता है। और केंद्र एवं राज्यों की नीतियों, योजनाओं, संसाधन आवंटन, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और आरक्षण व्यवस्था की आधार रेखा तय करने में अहम भूमिका निभाती है जनगणना। ठीक, भारतीय रेलवे 100% ब्रॉडगेज विद्युतीकरण के करीब है। 14 दिसंबर 2025 को भारतीय रेल मंत्रालय ने जानकारी दी कि भारतीय रेल लगभग पूरे ब्रॉडगेज नेटवर्क 100% विद्युतीकरण के करीब पहुंच चुकी है, जिसमें 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 99% से अधिक विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। वर्ष 2019 से 2025 के बीच 33,000 से अधिक रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण किया गया, और अगर तुलनात्मक देखा जाए तो जर्मनी के पूरे रेल नेटवर्क के बराबर है ये। भारतीय रेल का मानक ब्रॉड गेज जो है 1676 मिलीमीटर चौड़ाई का ट्रैक है, यानी कि ये ट्रैक जो होता है जिस पे रेल के पहिए चलते हैं वो ब्रॉड गेज ये दो दूरी होती है, जो अधिकांश यात्री और मालगाड़ियों के संचालन के लिए उपयोग होता है। ब्रॉड गेज विद्युतीकरण का अर्थ है डीजल की जगह विद्युत इंजन के संचालन के लिए ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन व संबंधित अवधारणा स्थापित करना। भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी नीति अंतिम चरण में। 24 दिसंबर 2025 की प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार केंद्र सरकार भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी नीति को अंतिम रूप दे रही है। यह सभी राज्यों के लिए आतंकी घटनाओं से निपटने हेतु एक समान टेम्पलेट उपलब्ध कराएगी। बेसिकली अभी ये खबर है और जब ये इसकी जो नीति जब आएगी सामने तो इसके बारे में हम थोड़ा और जिक्र करेंगे। अभी तो फिलहाल बस इतना ही है।
वामपंथी उग्रवाद लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हेतु 2015 की राष्ट्रीय नीति लागू है। प्रस्तावित नीति में नेटग्रिड जैसे सुरक्षित प्लेटफॉर्म का उपयोग शामिल है। नेटग्रिड अब क्या है? यह सुरक्षित इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म है जो हवाई यात्रा, बैंकिंग, टेलीकॉम, पासपोर्ट व इमिग्रेशन जैसे सरकारी डेटाबेस को अधिकृत सुरक्षा व कानून व्यवस्था एजेंसियों के लिए एकीकृत कर रियल टाइम डेटा एक्सेस प्रदान करता है। अब उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वनों का उपयोग गैर वन्य प्रयोजनों के लिए नहीं किया जा सकता है। 22 दिसंबर 2025 को उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय में स्पष्ट किया कि वन भूमि को कृषि सहित गैर वन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता और ऐसे उपयोग के लिए केंद्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। कोर्ट ने कहा कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 डी रिजर्वेशन व गैर वन्य उपयोग को केंद्रीय स्वीकृति के बिना रोकती है। और ये जो न्यायालय ने कहा है वह कर्नाटक सरकार की अपील पर फैसला आया है। कर्नाटक सरकार ने अपील करी थी। कुछ ये गांधी जीवन सामूहिक खेती सरकारी समिति ने 124 वन भूमि खेती पट्टे अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था। तो ऐसा कुछ मामला था, उस पे जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना बयान दिया है। अब जो देखिए वीजी जी रामजी अधिनियम, फिलहाल इसका नाम पहले मनरेगा हुआ करता था। ग्रामीण रोजगार आजीविका ढांचे का पुनर्गठन 21 दिसंबर 2025 को संसद के शीतकालीन सत्र में पारित विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी वीजी जी रामजी अधिनियम 2025 का उद्देश्य ग्रामीण विकास ढांचे को विकसित भारत 2047 विजन के अनुरूप पुनर्गठित करना है। मनरेगा का प्रतिस्थापन, यह मनरेगा को प्रतिस्थापित करते हुए प्रति ग्रामीण परिवार 125 दिन, मनरेगा में पहले 100 दिन हुआ करता था, लेकिन अब इसको बढ़ा के 25 दिन बढ़ा के 125 दिन की वैधानिक मजदूरी रोजगार गारंटी दे दी गई है। इसमें दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन और लखपति दीदी जैसी पहलों के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों सेल्फ हेल्प ग्रुप को क्रेडिट बाजार और कौशल से जोड़ने को अधिनियम के आजीविका फ्रेमवर्क के साथ समन्वित किया गया है। इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप को यानी कि स्वयं सहायता समूहों को 20 लाख रुपए तक के बिना जमानत ऋण जैसी सुविधाएं भी हैं। तो ये इसमें थोड़ा सा ये चेंजेस किया गया है। बाकी लगभग चीजें सेम है, बस नाम बदल दिया गया और उसको बढ़ा के 125 दिन कर दिया गया 100 दिन के बजाय। सिक्योरिटीज मार्केट कोड विधेयक 2025 18 दिसंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लोकसभा में सिक्योरिटी मार्केट कोड विधेयक 2025 प्रस्तुत किया, जिसे परीक्षण हेतु वित्त अस्थायी समिति को भेज दिया गया है। यह विधेयक जो है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, सेबी एक्ट 1992 और डिपॉजिटरी एक्ट 1996 को निरस्त कर एक एकीकृत सिक्योरिटीज मार्केट कोड में समाहित करने का प्रस्ताव रखता है। ठीक है। और सेबी की जो सदस्यता पहले 9 हुआ करती थी उसको बढ़ा के भी 15, उसमें इजाफा करके 15 कर दिया गया है। लघु प्रक्रियागत और तकनीकी प्रकृति के उल्लंघनों को आपराधिक प्रावधानों से हटाकर दीवानी दंड के तहत लाने का प्रावधान किया गया है। इसमें गवर्नर की स्वीकृति शक्तियों पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय। अभी कुछ दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल को आदेश दिया था कि उन्होंने कुछ विधेयक थे उन्होंने अपने पास रख लिए थे जो कि पारित नहीं होने दिया था, तब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ये कहा था कि ये गलत है और उस विधेयक को पास कर दिया था। उसके बाद से ये मुद्दा उठ गया और अब अभी फिर से जो है सुप्रीम कोर्ट का कुछ निर्णय आया। तो अभी क्या समय सीमा देख लेते हैं। जैसे अप्रैल 2025 में तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में न्यायालय ने गवर्नरों द्वारा स्वीकृत रोकने पर समय सीमा तय की थी और मौन को स्वीकृति मानने का प्रावधान किया था। यानी कि आप रख नहीं सकते हैं, आपको जवाब देना ही पड़ेगा, या तो आप उसको लौटा सकते हैं या तो आप आ, उसको खारिज कर सकते हैं, आप रोक के रख नहीं सकते। तो उन्होंने कुछ दिन डिसाइड किए थे कि आप इससे इतने दिन से ज़्यादा रख नहीं सकते हैं। तो फिर राष्ट्रपति ने फिर जो है न्यायालय को 143 के तहत जो है
अ, परामर्श का रास्ता चुना था वो। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया और उनको जो है वो परामर्श दिया था। तो उसी के संदर्भ में अभी ये है कि विशेष संदर्भ संख्या 1 वर्ष 2025 में संविधान पीठ ने न्यायालय द्वारा तय समय सीमा को असंवैधानिक बताया और मानित सहमति डीम्ड एसेंट को अस्वीकार किया, यानी कि मामले को पलट दिया। निर्णय से गवर्नर पुनर्विचारित विधेयकों को भी राष्ट्रपति को भेज सकते हैं, जिससे विधायी पुनरावृत्ति की बाध्यता कमजोर हुई और संघीय संतुलन पर असर पड़ सकता है। तो इन्होंने ये बताया प्रभाव के लिए। सबको बीमा सबको रक्षा संशोधन विधेयक 2025 बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई सीमा। 16 दिसंबर 2025 को लोकसभा ने सबको बीमा सबको रक्षा अमेंडमेंट ऑफ इंश्योरेंस लॉ बिल 2025 पारित किया, जो बीमा अधिनियम 1938, एलआईसी एक्ट 1956 और आईआरडीएआई एक्ट 1999 में व्यापक संशोधन करता है। अब भारतीय बीमा कंपनियों में एफडीआई सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने का प्रावधान किया गया है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 15 दिसंबर को केंद्र सरकार ने लोकसभा में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 प्रस्तुत किया। विधेयक उच्च शिक्षा के नियामक तंत्र का पुनर्गठन कर रहा है और मौजूदा निकायों को एक समेकित प्राधिकरण में समाहित करने का प्रस्ताव रखता है। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 जो है, इसमें यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई को एकल नियामक में समाहित किया जाना प्रस्तावित है। शांति विधेयक 2025 शांति का फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं। सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया शांति, यानी कि केंद्र सरकार ने लोकसभा में सतत परमाणु ऊर्जा दोहन एवं विकास भारत के रूपांतरण हेतु शांति विधेयक 2025 प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी निजी क्षेत्र को परमाणु ऊर्जा उत्पादन में भागीदारी हेतु प्रोत्साहित करना है। तो बेसिकली परमाणु जो क्षेत्र था उसमें पहले प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी नहीं हुआ करती थी। वहाँ पे केवल सरकारी कंपनियां जो कार्य कर सकते थे। अभी प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें खोल दिया गया है। अब वहाँ पे वो अपनी भागीदारी से परमाणु ऊर्जा में अपना भागीदारी कर सकते हैं। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड एईआरबी को वैधानिक दर्जा देकर संसद के प्रति उत्तरदायी नियामक संरचना बनाई गई है। एनपीसीआईएल एक एकाधिकार समाप्त कर एनपीसीआईएल का एकाधिकार समाप्त कर निजी, घरेलू या विदेशी ऑपरेटरों को प्रवेश का अवसर दिया गया है। ठीक है। और इसका लक्ष्य क्या है? वर्तमान में परमाणु ऊर्जा भारत की स्थापित क्षमता का 1.5% है। तो ये जो है पीटी मेन दोनों के लिए है इम्पोर्टेंट। भारत में परमाणु ऊर्जा भारत की वर्तमान में जो इसका भागीदारी है वो 1.5% है। सरकार 2047 तक इसे 100 गीगावाट तक बढ़ाने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टरों तथा भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर परियोजना के माध्यम से 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य में योगदान का लक्ष्य रखती है। केंद्रीय सूचना आयोग पूर्ण गठन, और ये पहली बार है पिछले 9 सालों में कि केंद्रीय सूचना आयोग अपने पूर्ण कमीशन पर पहुंच गया है। यानी 14 दिसंबर के संदर्भ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 दिसंबर 2025 को पूर्व आईएएस अधिकारी राजकुमार गोयल, ये नाम याद रखिएगा, राजकुमार गोयल को केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई। अभी केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? राजकुमार गोयल जी। जिसके बाद पहली बार 9 वर्षों में केंद्रीय सूचना आयोग पूर्ण क्षमता पर पहुंच गया। यानी इससे पहले अपने फुल मेंबरों के साथ वो काम नहीं करता था। मतलब पहले पूरे सदस्य नहीं होते थे, अब पूरे सदस्य हो गए हैं। राजकुमार गोयल ने मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ लेकर कार्यभार ग्रहण किया। ठीक है। तत्पश्चात 8 नए सूचना आयुक्तों को शपथ दिलाई गई।
अब ये कौन कौन से हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी देख लीजिए। सुरेंद्र सिंह मीणा, आशुतोष चतुर्वेदी, स्वागत दास, सुधा रानी रिलंगी, पी आर रमेश, खुतवंत सिंह सेठी, जया वर्मा सिन्हा और संजीव कुमार जिंदल। ये 8 जो है नए सूचना आयुक्त हैं। और मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? वो राजकुमार गोयल है। आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत संगठित केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त सहित अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। जो अधिकतम संख्या है वो 10 है। इसका अधिकार क्षेत्र सभी केंद्रीय सार्वजनिक प्राधिकरणों पर लागू होता है। 9 साल बाद पहली बार पूर्ण आयोग की स्थिति बनी है। स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा सेस विधेयक 2025। तो पान मसाला एवं केंद्र द्वारा अधिसूचित अन्य वस्तुओं के उत्पादन पर सेस लगाकर सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु व्यय के लिए धन उपलब्ध कराना है। तो अभी 1 फरवरी से जो है पान मसाला तंबाकू जितने भी लग्जरियस आइटम की श्रेणी में आते हैं उनको उनमें सेस लगा के उन जीएसटी बढ़ा दी गई है अभी। तो उसी के तहत ये कुछ न्यूज है। अनुच्छेद 270 के तहत संसद द्वारा विशिष्ट उद्देश्य हेतु लगाया जाने वाला अतिरिक्त कर स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से कहलाता है, जो जीएसटी से अलग विभाज्य पूल में नहीं आता। तो ये जीएसटी के अंदर दायरे में नहीं आता है। ये लग्जूरियस कंजम्पशन के अंतर्गत जो चीज़ें होती हैं वो उन पे जो सेस लगाया गया है। अब कुछ मौतें वगैरह हैं इसमें, तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं ये। न्यायिक प्रक्रिया में एआई उपयोग पर अत्यधिक सावधान आवश्यक। सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं मशीन लर्निंग के न्यायिक उपयोग को नियंत्रित करने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों को एआई का उपयोग करने में अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो ऐसा माना है सुप्रीम कोर्ट ने। बाकी न्यायमूर्ति जो है सूर्यकांत, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और न्यायमूर्ति ज्यो मल्ल्या बागची की खंडपीठ ने यह बयान दिया है। कला और संस्कृति। भारत नीदरलैंड के बीच राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के समझौता हुआ है 21 दिसंबर 2025 को। भारत और नीदरलैंड ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो बस ये याद रखिएगा, भारत और नीदरलैंड के बीच गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर यानी कि एन एनएमएससी के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किसने किया है? भारत और नीदरलैंड ने। दीपावली यूनेस्को अमूर्त विरासत सूची में शामिल। अच्छा, 10 दिसंबर को लाल किला में जो है यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की जो है समिति का आयोजन किया गया और ये 20वां सत्र था। तो उसी में दीपावली को जो है मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। दीपावली इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने में भारत की 16वीं परंपरा बन गई है। दीपावली से पहले जो है जैसे कुंभ मेला, दुर्गा पूजा, योग और गरबा जैसे अन्य भारतीय परंपराएं भी शामिल हो चुकी हैं। और हाँ, एक चीज और देख लीजिएगा कि अभी जो यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति का जो सत्र शुरू हुआ है वो लाल किला में हुआ है, नई दिल्ली में। तो ये भी पूछ सकता है ऑनलाइन के तौर पे। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश बना इजराइल। ठीक है, सोमालीलैंड के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। सोमालीलैंड को, ये देखिए, ये अफ्रीका का मैप है और इसमें ये है सोमालिया। ठीक है, इसकी ये रेखा लगती है यहाँ पे, ये। और ये जो है सोमालिया जो है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का के अंतर्गत आता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जिसके अंतर्गत चार स्टेट आते हैं। पहला है इरिट्रिया, इरिट्रिया, इथियोपिया और एक फिर आता है सोमालिया
उसके बाद चौथा आता है जिबूती। देख लीजिएगा जिबूती की स्पेलिंग डी से शुरू होती है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका अगर याद रखना हो तो सीड याद रखिएगा। सोमालिया, इरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूती। ठीक है। और एक चीज और है, ग्रेट हॉर्न ऑफ अफ्रीका कभी कोई पूछता है। ग्रेट हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो इसी में जो है +4 कर लीजिएगा, +4 कंट्री और कर लीजिएगा। जैसे कि सूडान, साउथ सूडान, साउथ सूडान हो गया, यही देख लीजिए। सूडान हो गया, साउथ सूडान हो गया, युगांडा हो गया, केन्या होगा। ये जो है, ये जो इधर से जितनी चीजें हैं ये आती हैं ग्रेट हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और बाकी बाकी ये जो है 4 स्टेट सोमालिया के अंतर्गत आते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं। तो सोमालिया का ये नक्शा देख लीजिए। ये जो है हिंद महासागर इधर है, और ये जो है इधर लगा हुआ है, इथियोपिया जिबूती से जुड़ा हुआ है। ठीक है। और सोमालिलैंड की अगर बात करें तो ये सोमालिया है, देखिए यहाँ से लगा हुआ ये सोमालिया है, ऐसे गया हुआ। और इसका जो सोमालीलैंड है वो यहाँ से, ये वाला रीजन, ये वाला, ये सोमालिया है। सोमालिया का एक छोटा सा पार्ट है सोमालीलैंड, जिसकी राजधानी है हरगेसा। और ये इसी इसी को जो है अभी जो है इजराइल ने मान्यता दी है अलग राज्य की। ठीक है। 26 दिसंबर 2025 को इजराइल ने औपचारिक घोषणा की कि वह सोमालीलैंड को और संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता देता है, जिससे वह ऐसा करने वाला पहला देश बन गया। ठीक है। अमेरिका में नए H-1B वीजा नियम। 30 दिसंबर को अमेरिकी प्रशासन ने दशकों पुराने H-1B वीजा लॉटरी सिस्टम को समाप्त कर एक वेटेड मॉडल लागू करने की घोषणा की है, जो उच्च वेतन व अधिक कौशल वाले विदेशी पेशेवरों को प्राथमिकता देता है। और इसके लागू होने की तिथि जो है 27 फरवरी 2026 से यह प्रभावी हो जाएगा। और इसका प्रभाव भारत सहित कई देशों पर पड़ेगा, क्योंकि भारत पढ़ने का ये है कि उच्च कौशल व उच्च वेतन वाले विदेशी पेशेवरों को प्राथमिकता देकर शोषण व दुरुपयोग रोकना, और सभी वेतन स्तरों पर नियुक्त करना। क्योंकि भारत सहित बड़ी संख्या में लेटरल एंट्री आवेदक वीजा प्राप्त करना कठिन हो जाएगा। भारत सहित बहुत से नागरिक हैं देशों के जो अमेरिका के H-1B वीजा के लिए अप्लाई करते रहते हैं। अभी H-1B वीजा क्या है? यह अमेरिका यह अमेरिकी गैर प्रवासी कार्य वीजा है, जो विशेष व्यवसायों में विदेशी पेशेवरों को अस्थायी रूप से नियुक्त करने की अनुमति देता है। यह आईटी, इंजीनियरिंग, चिकित्सा व अन्य क्षेत्रों में भारतीय पेशेवरों के लिए प्रमुख मार्ग है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। 22 दिसंबर को भारत और न्यूजीलैंड ने ऐतिहासिक महत्वाकांक्षी और पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वार्ताओं को सफलतापूर्वक पूरा किया। तो अभी बस ये ध्यान रखिएगा कि अभी किस देश ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, तो वो है न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड ये है कि 15 वर्षों में भारत में विभिन्न क्षेत्रों में $20 अरब का निवेश करने का संकल्प लिया है निवेश ये न्यूजीलैंड ने। भारत जार्जन के 75 वर्ष के अवसर पर प्रधानमंत्री का आधिकारिक यात्रा, तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, अनटिल अनलेस कि जब तक कुछ बड़ा समझौता ना हो जाए। सऊदी अरब चीन राजनयिक वीजा छूट समझौता। 15 दिसंबर को सऊदी अरब और चीन ने राजनयिक एवं आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए पारस्परिक वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किया। यह वीजा छूट जो है केवल राजनयिक और सरकारी अधिकारियों पर लागू होगी, सामान्य पासपोर्ट धारक इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। तो सऊदी अरब और चीन ने राजनयिक और सरकारी अधिकारियों पर लागू होने वाली वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किया है।
कनाडा नागरिकता नियम में बदलाव, बिल C3 लागू। 15 दिसंबर को कनाडा ने बिल C3 लागू किया है। यह नागरिकता विरासत नियमों में बड़े सुधार करता है और विदेश में रहने वाले पीढ़ियों से जुड़े परिवारों के लिए प्रभावी बदलाव लाता है। तो क्या है कि पहले लागू फर्स्ट जनरेशन लिमिट जो थी उसको हटा दिया गया है। 15 दिसंबर 2025 से पहले विदेश में जन्मे या दत्तक लिए गए व्यक्तियों को अब कानूनी रूप से नागरिक माना जाएगा। 15 दिसंबर 2025 से पहले विदेश में जन्मे या दत्तक लिए गए व्यक्तियों को अब कानूनी रूप से नागरिक माना जाएगा। और भविष्य के नियम क्या हैं? विदेश में जन्म या दत्तक के लिए माता या पिता का कनाडा में कम से कम 1095 दिन यानी कि 3 वर्ष शारीरिक उपस्थिति दिखाना अनिवार्य होगा। प्रधानमंत्री की जॉर्डन, इथोपिया और ओमान की यात्रा। तो प्रधानमंत्री जी अपने हमेशा यात्रा उत्रा करते रहते हैं, तो हर चीज़ तो नहीं पढ़ सकते हैं आप, लेकिन हाँ कि अगर कुछ सम्मान उम्मान मिल रहा है, जैसे इथोपिया का शीर्ष नागरिक सम्मान निशान ऑफ इथियोपिया दिया गया उनको जब वहाँ यात्रा पे गए थे। तो अब ये पूछने का इसलिए नहीं बन पाएगा क्योंकि ऑलरेडी इसके नाम में निशान ऑफ इथियोपिया लिखा हुआ है, तो ये कहाँ का है ये तो नहीं पूछेगा एग्जामिनर। तो उतना इम्पोर्टेंट हो नहीं जाता है कि अगर ये कुछ अलग नाम होता तो कह सकते थे। अभी देखिए जैसे ओमान का जो है ऑर्डर ऑफ ओमान उनको मिला है। हाँ बस लिस्ट देख लीजिएगा कौन कौन से देश का उनको मिला है, तो ऐसे बोलिएगा कहाँ से नहीं मिला है तो फंस जाएंगे वहाँ पे। भारत ने 11वें UNOAC फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की पुनः पुष्टि की। 15 दिसंबर 2025 को सऊदी अरब के रियाद में आयोजित 11वें संयुक्त राष्ट्र सभ्यताओं के गठबंधन फोरम में भारत ने वसुधैव कुटुंबकम और धार्मिक सद्भाव के आदर्शों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। और UNAOC यानी कि यूनाइटेड नेशंस अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन की स्थापना के 20 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित इस बैठक का उद्देश्य आपसी सम्मान, समझ और अस्थायी शांति के प्रति प्रतिबद्धता को साझा करना था। भारत ब्राजील स्कॉर्पियन पनडुब्बी रख रखाव समझौता। 12 दिसंबर 2025 को भारत और ब्राजील ने स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी के रखरखाव में सहयोग हेतु त्रिपक्षीय मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया। समझौता चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी के ब्राजील दौरे के दौरान हुआ। तो इसमें कौन कौन से किन्होंने किन्होंने हस्ताक्षर किया? भारतीय नौसेना जैसे कि दिनेश त्रिपाठी, ब्राजीलियन नौसेना और माजागॉन डाक पब्लिशर्स लिमिटेड। स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी का क्या है? फ्रांसीसी स्पेनिश डिजाइन पर आधारित डीजल इलेक्ट्रिक उप सतह युद्धपोत है। यह उप सतह संचालन, लंबी अवधि गश्त, संवेदनशील सेंसर और टारपीडो या विरुद्ध जहाज हथियार प्रणाली के संयोजन से सशक्त नौसैनिक क्षमताएं प्रदान करती है। भारत इटली बिजनेस फोरम, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत उसने 16 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। 5 दिसंबर 2025 को दिल्ली में आयोजित 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों ने रक्षा, व्यापार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और मीडिया क्षेत्रों में 16 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। रूसी नागरिकों के लिए 30 दिवसीय ई टूरिस्ट व ग्रुप टूरिस्ट वीजा लागू कराई जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में रूस क्या फ्रेमवर्क एग्रीमेंट अपनाया जाएगा? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से देख लेते हैं। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह LVM-3M6 पर इसरो की सफल वाणिज्यिक प्रक्षेपण उड़ान। 24 दिसंबर 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने सबसे भारी प्रक्षेपण यान LVM-M3M6 के जरिए अमेरिकी कंपनी एसटी स्पेस मोबाइल का अगली पीढ़ी का संचार उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सफलतापूर्वक
प्रक्षेपित किया। और ये जो है भारतीय समय अनुसार 8:55 पे प्रक्षेपित किया गया और 15 मिनट की उड़ान के बाद इसे लक्षित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 मिशन वैश्विक निम्न पृथ्वी कक्षा LEO लोअर अर्थ ऑर्बिट नक्षत्र का हिस्सा है जिसका उद्देश्य सीधे मोबाइल फोन पर सैटेलाइट आधारित 4G 5G वॉइस व वीडियो कॉल, टेक्स्ट स्ट्रीमिंग और डेटा कनेक्टिविटी हर जगह हर समय उपलब्ध कराना है। जैसे कि अभी मोबाइल नेटवर्क अभी गांव में चले जाइए तो मोबाइल नेटवर्क कभी पड़ता नहीं है। 2G कंपनी 4G कंपनी ऐसा होता ना कि मतलब 4G से 5G नहीं है तो अ, पकड़ेगा नहीं, या फिर बहुत बुरा आवाज़ अच्छी नहीं आएगी, स्पीड नहीं आएगी नेट की। तो अब उन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए अब सीधे जो है सैटेलाइट के थ्रू जो है कनेक्टिविटी की जाएगी। जैसे टीवी तो हर जगह चल जाता है ना, हर चैनल पकड़ लेता है, तो मोबाइल नहीं कर पाता होगा। तो अभी वैसा ही कुछ सैटेलाइट से करने वाले हैं। LVM-3 की उड़ानें। LVM-3 M6 LVM-3 की छठी ऑपरेशनल उड़ान तथा ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 मिशन के जरिए तीसरा समर्पित वाणिज्यिक प्रक्षेपण है। LVM-3 अब तक 8 लगातार सफल उड़ानें पूरी कर चुका है, जिसमें चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 जैसे महत्वपूर्ण मिशन भी शामिल है। तो LVM-3 इतना इम्पोर्टेंट है ये। और उसी इसी का जो सबसे भारी जो हुआ था वो 65 किलोग्राम का था, 6500 किलोग्राम का था। ये जो LVM-M6 के जरिए ये सबसे भारी प्रक्षेपण यान LVM-3 जो था ये 6500 किलोग्राम का था। H3 रॉकेट पर जाक्सा मिशन की विफलता और लूपेक्स एंड चंद्रयान 5 पर प्रभाव। तो अभी जो है जापान ने H3 रॉकेट पर सवार अंतरिक्ष मिशन को प्रक्षेपण किया, जो कि सेकंड स्टेज में जाके वो सफल नहीं हो पाया। H3 श्रृंखला क्या है? जापान द्वारा विकसित हैवी पेलोड प्रक्षेपण यान श्रृंखला जिसका उद्देश्य सबसे भारी पेलोड को अंतरिक्ष में ले जाना है। वहीं H3-24L श्रृंखला का हैवी लिफ्ट रॉकेट है जिसका उपयोग 2028-29 के बीच प्रस्तावित चंद्रयान 5 यानी लूपेक्स मिशन में किया जाने वाला है। तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। लूपेक्स या चंद्रयान 5 क्या है? इसे इसरो और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा संयुक्त रूप से विकसित कर रहे हैं। मिशन को लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स भी कहा जाता है। मिशन में इसरो द्वारा निर्मित लूनर लैंडर होगा। इसरो जो है वो लैंडर बना रहा है और रोवर का विकास जो है जाक्सा कर रहा है। लूपेक्स भारत और जापान का संयुक्त चंद्र मिशन है जिसका लक्ष्य चंद्र के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में पानी की बर्फ और अन्य वाष्पशील पदार्थों की उपस्थिति, वितरण और उपयोगिता का अध्ययन करना है। तो ल्यूपेक्स मिशन जो है 28-29 में लॉन्च किया जाएगा। 22 दिसंबर 2025 को भारतीय नौसेना ने चेन्नई में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन व निर्मित 8 पनडुब्बी विरोधी सैलो वाटरक्राफ्ट में से तीसरे पोत अंजादीप को औपचारिक रूप से ग्रहण किया। अंजादीप का नाम कर्नाटक के कारवार तट के समीप अंजादीप द्वीप पर रखा गया है और यह 2003 में डी कमीशन हुई पेट्या श्रेणी की कार्वेट पूर्व INS अंजादीप का पुनर्जन्म है। IIT बॉम्बे वर्टिप साझेदारी AI डेटा सेंटर कूलिंग समाधान। 18 दिसंबर 2025 को IIT बॉम्बे ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर समाधान प्रदाता वर्टिप के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI संचालित डेटा सेंटर के लिए उन्नत कूलिंग समाधानों के विकास हेतु साझेदारी की है। तो डेटा सेंटर कूलिंग समाधान क्या है ये? डेटा सेंटर कूलिंग समाधान डेटा सेंटर्स में सर्वर, स्टोरेज और नेटवर्किंग उपकरणों से उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा को नियंत्रित करने की प्रौद्योगिकियां हैं जो एयर कूलिंग, लिक्विड कूलिंग जिसको डायरेक्ट टू चिप या इमर्सन कूलिंग और फ्री कूलिंग जैसे तकनीकों पर आधारित होती है। ध्रुव 64 भारत का पहला 1 गीगाहर्ट्ज माइक्रो प्रोसेसर। ध्रुव 64 जो है वो कितने गीगाहर्ट्ज का है? तो 1 गीगाहर्ट्ज का माइक्रो प्रोसेसर है। 16 दिसंबर 2025 को भारत ने स्वदेशी 1 गीगाहर्ट्ज 64 बिट
ड्यूअल कोर माइक्रो प्रोसेसर ध्रुव 64 विकसित कर सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। सीडैक ने इसका विकास किया है, यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो सीडैक के माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत इसको विकसित किया गया है। भारत विश्व के माइक्रो प्रोसेसर खपत का लगभग 20% हिस्सा उपयोग करता है। माइक्रो प्रोसेसर क्या होते हैं? यह एक एकीकृत परिपथ आईसी है, ठीक है, जो कंप्यूटर या इलेक्ट्रिक डिवाइस का केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू होता है। यह निर्देशों को निष्पादित कर गणना, नियंत्रण और डेटा प्रोसेसिंग कार्य करता है और विभिन्न अनुप्रयोगों में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटरफेस का मूल घटक माना जाता है। अगले टॉपिक देखते हैं। 16 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित सामुदायिक डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग कार्यक्रम शुरू किया गया। यानी कहाँ पे शुरू किया गया ये डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग? नई दिल्ली में, जो कि एआई से संचालित है। यह पहल मधुमेह जनित नेत्र रोग, जो डायबिटिक रेटिनोपैथी है उसको मधुमेह जनित नेत्र रोग भी कहते हैं, की शीघ्र पहचान और जन स्वास्थ्य निगरानी में महत्वपूर्ण प्रगति है। डायबिटिक रेटिनोपैथी जो है मधुमेह रोगी में पाया जाने वाला नेत्र रोग है। इसमें उच्च रक्त शर्करा स्तर के कारण रेटिना की रक्त वाहिकाएं जो है क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। यह दृष्टि हानि का प्रमुख कारण भी है। और तकनीकी मंच अगर देखा जाए इसका, तो आरपीसी एम्स द्वारा विकसित वेब आधारित मधुनेत्र एआई, ये नाम याद रखिएगा, मधुनेत्र एआई प्लेटफॉर्म हैंड हेल्ड फंड्स कैमरों से प्राप्त रेटिना छवियों का स्वचालित स्कैनिंग, ग्रेडिंग और ट्राइजिंग, इसका ये तकनीकी मंच है। मतलब इसके माध्यम से ये जो है इसका शुभारंभ किया गया। अंतरतारकीय धूमकेतु अंतरतारकीय धूमकेतु 3I एटलस, इसका नाम है 3I एटलस, पृथ्वी के निकट हरा प्रकाश की वजह से चर्चा में रहा है। 15 दिसंबर 2025 को जारी समाचार के संदर्भ में अंतरतारकीय धूमकेतु 3I एटलस आंतरिक सौर मंडल से गुजरते हुए अत्यधिक सक्रिय अवस्था में प्रवेश कर गया है। यह धूमकेतु तीव्र चमक, हरे रंग की आभा और संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण वैज्ञानिक अध्ययन के केंद्र में है। धूमकेतु की कोमा धूमकेतु की कोमा में दिखाई देने वाला हरा रंग डायटॉमिक कार्बन C2 अणुओं के कारण उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो डायटॉमिक कार्बन अणु C2, इसके कारण जो है इसका हरा रंग उत्पन्न हुआ है। 3I एटलस 3I है एटलस, 1I है ओमुआमुआ और 2I बोरिशोव के बाद तीसरा पुष्ट अंतरतारकीय पिंड है। ठीक है, इससे पहले भी दो आए थे, इसका नाम था 1I या ओमुआमुआ और दूसरा था 2I या बोरिसोव। अब तीसरा जो एटलस है। तो जो है सूर्य ताप और संवेदनशीलता परिवर्तन क्या है इसका? सूर्य के निकट आने पर धूमकेतु के नाभिक में मौजूद बर्फ और धूल वाष्पीकृत हुई, जिससे चमकीला कोमा और लंबी पुंज बनी। तो अंतरतारकीय धूमकेतु क्या होते हैं? वे खगोलीय पिंड होते हैं जो किसी अन्य तारा तंत्र में निर्मित होकर अस्थायी रूप से सौर मंडल से गुजरते हैं। इनकी हाइपरबोलिक कक्षा यह दर्शाती है कि वे सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से अस्थायी रूप से बंधे नहीं होते और एक बार गुजरने के बाद पुनः वापस नहीं आते हैं। थोरियम 229 ठोस न्यूक्लियर घड़ी, थोरियम 229 ठोस न्यूक्लियर घड़ी 10 दिसंबर 2025 को द नेचर पत्रिका में प्रकाशित लेख के अनुसार वैज्ञानिकों ने एक ठोस पदार्थ थोरियम डाइऑक्साइड के भीतर थोरियम डाइऑक्साइड के भीतर थोरियम 229 नाभिक के ऊर्जा परिवर्तन को मापने का तरीका खोज निकाला है, जिससे लघु मिनिएचराइज्ड न्यूक्लियर क्लॉक्स का निर्माण का मार्ग खुल गया है।
थोरियम 229 क्या है? इस समस्थानिक का एक अद्वितीय अत्यंत निम्न ऊर्जा उत्तेजित नाभिकीय अवसर है जिसे वैक्यूम अल्ट्रावायलेट लेजर से सीधे एक्साइट किया जा सकता है, जो न्यूक्लियर ब्लॉक के लिए निर्णायक विशेषता है। इसका महत्व क्या होगा? महत्व गहन आंतरिक नेविगेशन में होगा, मौलिक भौतिकी में होगा, सटीक सेंसिंग में होगा। डब्ल्यूएचओ ने मोटापा उपचार हेतु GLP-1 चिकित्साओं के उपयोग को अनुमोदित किया। 4 दिसंबर 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मोटापा उपचार हेतु पहली गाइडलाइन जारी की, जिसमें ग्लूकागान लाइक पेप्टाइड 1 यानी GLP-1 चिकित्सकों को आवश्यक औषधियों की सूची में शामिल किया गया। GLP-1 चिकित्साएं प्राकृतिक GLP-1 हार्मोन की नकल करने वाली दवाएं जो रक्त शर्करा एवं खून नियंत्रित करती हैं, माफ करिएगा, जो रक्त शर्करा एवं भूख नियंत्रित करती हैं, मूलतः टाइप 2 डायबिटीज हेतु अब मोटापा उपचार हेतु अनुमोदित है। GLP-1 चिकित्साएं 2024 में 10 करोड़ से अधिक प्रभावित हैं मोटापा से लोग। ठीक है, 37 लाख मौतें हुई हैं। 2030 तक दुगना होने का अनुमान है यह, और इससे जो हानि होगी वो लगभग $3 ट्रिलियन प्रतिवर्ष होगी। तो मोटापा इतनी भयंकर बीमारी है। तो NFHS 5 के अनुसार, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार 24% महिलाएं और 23% पुरुष जो मोटापे से ग्रस्त हैं। भारत की यह स्थिति है। GLP-1 चिकित्साएं क्या है ये? ग्लूकागान लाइक पेप्टाइड 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट दवाएं जो आंतों से स्रावित प्राकृतिक हार्मोन की नकल करती हैं। ये भोजन के बाद इंसुलिन स्राव बढ़ाती हैं, ग्लूकागान दबाती हैं, गैस्ट्रिक खालीकरण धीमा करती हैं एवं भूख कम करती हैं, जिससे वजन घटाने या चयापचय सुधार होता है। ठीक है। हाइपोक्सिया एवं अग्नाशय कैंसर, IIT बॉम्बे की खोज। 30 नवंबर 2025 को IIT बॉम्बे के शोधकर्ता द्वारा प्रकाशित अध्ययन में पाया गया कि अग्नाशय कैंसर कोशिकाएं जो हैं न्यून ऑक्सीजन हाइपोक्सिया स्थितियों में तेजी से विभाजित होती हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड्स में परिवर्तन कर अपनी माइग्रेशन क्षमता बढ़ाती हैं। हाइपोक्सिया वह स्थिति है जब ऊतक या कोशिकाओं को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती। कैंसर सूक्ष्म परिवेश में हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर 1 अल्फा को सक्रिय करता है। बाकी तो ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं उतना। अब पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी देख लेते हैं। गैंडे की डिहॉर्निंग, अफ्रीका रिजर्वों में शिकार पर नियंत्रण। डिहॉर्निंग मतलब होता है सींग को निकालना या काटना। तो 28 दिसंबर साइंस पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार अफ्रीकी रिजर्वों में गैंडे की डिहॉर्निंग यानी सींग हटाना शिकार रोकने की सबसे प्रभावी रणनीतियों में से एक साबित। मतलब सींग हटा देंगे तो किसी को मारे देगा तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा उसको। डिहार्निंग एक संरक्षण तकनीकी है जिससे गैंडे को बेहोश कर उसकी सींग का 90 से 93% हिस्सा सावधानीपूर्वक काटा जाता है ताकि जीवित ऊतक सुरक्षित रहें और सींग पुनः उग सके। जापान में परमाणु संयंत्र के पुनरारंभ की घोषणा। 23 दिसंबर 2025 को जापान में काशिवाजाकी कारिबा परमाणु ऊर्जा संयंत्र को दोबारा चालू करने सहमति दे दी गई, जिससे 2011 की दुर्घटना के बाद बंद पड़े विश्व के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र का पुनरारंभ हो गया। 2011 में जो है फुकुशिमा जो है दुर्घटना हुई थी, उसके बाद से विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र ये जो काशिवाजाकी परमाणु संयंत्र है उसको बंद कर दिया गया था। तो अभी फिर से उसको चालू कर दिया गया है। तो ये देखिए यहाँ पे है फुकुशिमा 2011 दुर्घटना के बाद जहां जापान ने परमाणु ऊर्जा को चरणबद्ध रूप से बंद करने की योजना बनाई थी, वहीं हालिया वैश्विक ईंधन कमी, बढ़ती कीमतों और कार्बन उत्सर्जन घटाने के दबाव के बीच नीति बदल गई है। अब सबसे इम्पोर्टेंट भी मुद्दा कुछ दिन से बना हुआ है अरावली को लेकर। तो अरावली पारिस्थितिकी संरक्षण 90% से अधिक क्षेत्र संरक्षित। 21 दिसंबर 2025 को केंद्रीय पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अरावली की परिस्थितियों को सुरक्षित बताते हुए कहा कि सतत वनीकरण, ESZ अधिसूचनाएं और खनन शहरी गतिविधियों की निगरानी से कोई तत्काल खतरा नहीं है। ठीक है, अरावली का कुल क्षेत्रफल जो है
1,47,000 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। और इसमें केवल जो है 0.19% क्षेत्र में खनन की अनुमति दी गई है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अरावली का 90% क्षेत्र संरक्षित है। और अरावली जो है, अरावली फैली हुई है ये गुजरात से लेकर राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, इस सब में फैली हुई है। और अरावली का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि अरावली ये जो डिजर्टिफिकेशन हो रहा है उसको रोकता है। नहीं तो ये जो मरुस्थलीकरण इधर है हो रहा है राजस्थान की तरफ है, अगर अरावली ना हो तो ये इधर की तरफ बढ़ने लगेगा ये मरुस्थल। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अगर इसको ख़त्म कर देंगे तो इधर से जितनी हवाएं चलेंगी, धूल और गर्दा जो होगी वो सब दिल्ली की तरफ तो आती ही है, इधर आने लगेगी। और इसका जो है डिजर्टिफिकेशन होने लगेगा। तो इसलिए इसको हम बचाना इम्पोर्टेंट है। और सर्वोच्च न्यायालय ने 100 मीटर से कम ऊंची पहाड़ियों को प्राचीन पहाड़ियों का हिस्सा नहीं माना है। अभी एक अलग ही डिफिनेशन दी गई है यहाँ पे। वो तो जो है डिबेट का मुद्दा है। अभी आने वाले जो जजमेंट आए हैं, भी कुछ सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ मंत्रालय ने भी निकाले हैं अपने पीआईबी में, तो वो बाद में देखने को मिलेगा, वो बाद में हम कवर करेंगे उसको। अभी ये देखते हैं पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र। ये संरक्षित क्षेत्रों के चारों ओर 10 किलोमीटर तक का बफर होता है, जिसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 तथा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचित किया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। गोवा ने नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2025 में दूसरा पुरस्कार जीता। 27 दिसंबर 2025 को गोवा नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2025 कैटेगरी 4 में दूसरा पुरस्कार जीता, जो राज्य की ऊर्जा था। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। इस पुरस्कार को द्रौपदी मुर्मू ने दिया दिल्ली में। दक्षिण अफ्रीका से कैपुचिन बंदर का आयात, ये इंपॉर्टेंट है। 16 दिसंबर 2025 को बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क ने औपचारिक पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत दक्षिण अफ्रीका से 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदर आयात किए हैं। इसका उद्देश्य जो है आनुवंशिक विविधता बढ़ाना और संरक्षण उन्मुख प्रबंधन को सुदृढ़ करना है। ठीक है। दक्षिण अमेरिका मूल के प्राइमेट्स हैं ये ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदर, जो उच्च बुद्धिमत्ता, सामाजिक व्यवहार और उपकरण उपयोग की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। इन्हें संरक्षण व आनुवंशिक विविधता हेतु चिड़ियाघरों में रखा जाता है। भारत का प्रथम वाइल्ड लाइफ सेफ रोड। 16 दिसंबर को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 45 पर भारत का प्रथम वाइल्ड लाइफ सेफ रोड शुरू किया। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 45 पर। और ये जो परियोजना है वो नहाई यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया की ग्रीन हाईवे पहल का हिस्सा है। और फिर केरल में तितलियों की सर्वाधिक प्रजातियां। 15 दिसंबर 2025 को प्रकाशित एक मोनोग्राफ के अनुसार पश्चिमी घाट के साथ स्थित सभी भारतीय राज्यों में केरल में तितलियों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। तो पश्चिमी घाट पे याद रखिएगा, केरल में जो पश्चिमी घाट का हिस्सा है वो उधर केरल में तितलियों की संख्या ज़्यादा पाई जाती है। और यह भारत का एक प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट और यूनेस्को विश्व धरोहर क्षेत्र है पश्चिमी घाट, जहाँ जिनमें अनेक स्थानिक व संकीर्ण वितरण वाली प्रजातियां पाई जाती हैं। वैश्विक जंगल की आग प्रबंधन भारत के प्रस्ताव पर यूएनईए 7 की मुहर। 12 दिसंबर 2025 को नैरोबी केन्या में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा में भारत का प्रस्ताव जंगल की आग के वैश्विक प्रबंधन को मजबूत करना, स्ट्रेंथनिंग द ग्लोबल मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड फायर, औपचारिक रूप से अपनाया गया। तो सार ये है कि भारत ने जंगली आग प्रबंधन में केवल प्रतिक्रिया से हटाकर अग्र सक्रिय रोकथाम पर जोर दिया है। मतलब उसका प्रबंधन ना करें, पहले से ही सक्रिय रोकथाम के लिए उपचार बताएं, कि ताकि बाद में ऐसी कोई आपदा ही ना आए। पहले से ही अगर कुछ उपचार रहेंगे तो आग जनित घटनाएं होंगी ही नहीं।
भारत ने यूएनईपी की रिपोर्ट स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर का हवाला दिया है, जिसके अनुसार चरम जंगल की आग की घटनाएं 2030 तक 14%, 2050 तक 30%, यानी 2030 तक 14%, 2050 तक 30%, और 21वीं सदी तक, मतलब 21वीं सदी 2100 तक 50% बढ़ सकती है। यानी आग के जो आग से जनित खतरे हैं जो, वो 2030 तक 14% की वृद्धि होगी उनमें, 2050 30% होगी, और 2100 तक माने 22वीं सदी की शुरुआत तक 50% बढ़ जाएगी। वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट। नैरोबी केन्या में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के दौरान जारी संयुक्त राष्ट्र की नई वैश्विक पर्यावरण आउटलुक जारी की गई। अब ये ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ आयोजित की गई थी, तो नैरोबी केन्या में की गई थी 8 से 12 दिसंबर 2025 तक, और ये 7वां सत्र था। वैज्ञानिकों ने चेताया कि जलवायु परिवर्तन के साथ चरम मौसम, तेज तूफान, सूखा, लू व जंगल आग बढ़ रहे हैं। साथ ही लगभग 40% वैश्विक भूमि क्षरित हो चुकी है। 10 लाख से अधिक पादप प्राणी प्रजातियां विलुप्त के कगार पर हैं, और प्रदूषण हर वर्ष अनुमानित 90 लाख समय पूर्व मौतों से जुड़ा है। अंटार्कटिका ओजोन छिद्र 2025 में असामान्य रूप से जल्दी बंद। अच्छा, 5 दिसंबर 2025 को कोपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस ने घोषणा की कि अगस्त 2025 में बने अंटार्कटिक ओजोन छिद्र ने सामान्य से पहले बंद हो गया। 2025 का छिद्र पिछले 5 वर्षों में सबसे छोटा, चरम पर 21 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इसका आकार था ये। 1 दिसंबर को पूर्ण से बंद, जो 2019 के बाद सबसे जल्दी समापन समय है। मॉन्ट्रियल इसका बंद होने का कारण ये है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से ओजोन नष्ट करने वाले पदार्थों में कमी आई है, और स्ट्रेटोस्फेरिक परिस्थितियां अनुकूल रही हैं। ओजोन छिद्र के बारे में देख लेते हैं। तो ओजोन छिद्र ओजोन परत का मौसमी पतला होना, विशेषकर अंटार्कटिका पर, जो दक्षिण गोलार्ध वसंत अगस्त अक्टूबर में होता है। क्लोरो फ्लोरोकार्बन जैसे ध्रुवीय स्ट्रेटोस्फेरिक बादलों पर प्रतिक्रिया कर ओजोन नष्ट करते हैं। जापान में भी भूकंप आया है, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेट जीरो लक्ष्य को सक्षम करने के लिए भारत रोडमैप लॉन्च। 2 दिसंबर को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत के नेट जीरो लक्ष्यों को सक्षम करने के लिए कार्बन कैप्चर, उपयोगीकरण एवं भंडारण का पहला आरडी रोड मैप जारी किया गया। यह भारत के नेट जीरो 2070, जो भारत ने जो 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है, उसके लिए कठिन उन्मूलनीय क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। विश्व में भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक है, जो कि प्रतिवर्ष लगभग 2.6 गीगाटन है। 2050 तक 50% उत्सर्जन में कमी, और 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य भारत का है। तो आज का यहीं तक रखते हैं, और कल की वीडियो में जो जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम आर्थिकी क्षेत्र का करेंगे, जैसे कि इंडेक्सेस वगैरह हो गए, और बैंकिंग से रिलेटेड कुछ हो गए, और उसको कवर करने के बाद जो अगर कुछ बचता भी है तो हम तीसरे वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। और हाँ, वीडियो कैसा लगा ये आप लोग जरूर बताइएगा हमें कमेंट के माध्यम से, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही और हम वीडियो बना सकें आप लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।